मैं अभी तक कुछ भी याद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ये सब मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, फिर भी मुझे कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा? कुमार, आपको मेरी सखियों का नृत्य कैसा लग रहा है? मुझे थोड़ा सा पानी पीना है। मुझे बहुत प्यास लगी है। इसी क्षण प्रबंध करती हूँ। टोटिनी, कुमार प्यासे हैं। ऐसा शरबत बनाकर लाओ जिसके पीते ही इनके मन की तृष्णा दूर हो जाए। इस भयानक युद्ध में जाने से पहले यदि एक बार मैं आपको देख पाती, मेरा मन शांत हो जाता, मुझे साहस मिलता, परंतु उसका तो संभव है। केवल शंखिनी के लिए ये कार्य संभव है। एक बार प्रयास करके देखती हूँ, बुलाती हूँ शंखिनी को। ये लीजिए कुमार, ये शरबत पी लीजिए। इसको पीते ही आपकी सारी प्यास मिट जाएगी। क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे? सेनापति जी के लिए मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, बहुत चिंता हो रही है। मैं तो एक भयानक युद्ध लड़ने जा रही हूँ। यदि वापस लौट ना पाऊं तो फिर सेनापति जी से कभी मुलाकात नहीं हो पाएगी। उनको एक बार देखने की बहुत इच्छा हो रही है मेरी। यदि आप कृपा करके उसका उपाय करते तो फिर शांत मन से नीलकंठ मोती लाने के लिए समुद्र में जा सकती हूँ। मुक्ता हमारा ये रचा रचाया खेल बिगाड़ने जा रही थी। मुक्ता का प्रबंध तो मैं बाद में करूंगी, परंतु अभी के लिए कुमार और कुछ भी याद नहीं कर पाएंगे। सिंधु ओस से बना हुआ ये शरबत उनको सब कुछ भुला देगा। अब से कुमार केवल मेरे बारे में ही सोचेंगे। तो ठीक है, मैं तेरे लिए उसका प्रबंध कर दूंगी। तू अपने सेनापति जी को देख पाएगी और तेरे सेनापति जी भी तुझे देख पाएंगे, परंतु कोई और तुझे नहीं देख पाएगा, तेरी बातें भी नहीं सुन पाएगा। लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के पास भी नहीं जा पाओगे और एक दूसरे को
छू भी नहीं पाओगे। बोल, सहमत है या नहीं? मैं सहमत हूँ। जा, कूद जा समंदर के पानी में। मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर गई तो मुझे जीना है। ओ तेरे संग यारा, खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा, खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा, खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। सेनापति जी ने देखा मुझे, देख रहे हैं मेरी ओर। सेनापति जी, सेनापति जी। सेनापति कहा मुझे? कौन सेनापति जी? तुम क्या मुझसे बात कर रही हो? कौन हो तुम? ये क्या? सेनापति जी तो मुझे पहचान ही नहीं रहे हैं। मैं आपकी पारुल हूँ सेनापति जी, आपकी पारुल। आप मुझे पहचान नहीं पा रहे। पारुल? कौन पारुल? मैं किसी पारुल को नहीं जानता। तुम्हें पहले कभी मिला हूं ये भी याद नहीं आ रहा मुझे। आप मुझे भूल गए सेनापति जी? कुछ भी याद नहीं है आपको? आपकी पारुल को भूल गए आप? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पारुल नाम भी कभी नहीं सुना मैंने। यकीन मानो मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा। मैं सच कह रहा हूं, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। याद कीजिए सेनापति जी, याद करने की कोशिश कीजिए। आप मुझे ऐसे नहीं भूल सकते, बिल्कुल भी नहीं। कुमार, किससे बात कर रहे हैं आप?
वो जो लड़की वहां पानी में खड़ी है बार बार मुझे बुला रही है। वो कह रही है मुझे पहचानती है, लेकिन मैं तो उसे नहीं पहचान पा रहा। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। मैं उसे क्यों नहीं पहचान पा रहा? क्यों नहीं पहचान पा रहा? क्यों? लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो कैसे? क्या तुम लोगों ने शरबत में सिंधु ओस ज्यादा मात्रा में मिला दी थी, इसीलिए कुमार कुछ भी देख रहे हैं और कुछ भी कह रहे हैं? क्या पता, शायद ऐसा ही हुआ होगा। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ होगा, वरना यहाँ कोई होती तो हमें जरूर नजर आती। नहीं, कोई नहीं है। सेनापति जी कोशिश कीजिए, कोशिश तो कीजिए। आप मुझे जरूर पहचान पाएंगे। आप मेरी बात सुन पा रहे हैं सेनापति जी? सुन पा रहे हैं? आप मेरी बात सुन पा रहे हैं सेनापति जी? सुन पा रहे हैं? ये क्या? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य दीवार मुझे जाने नहीं दे रही है। एक दूसरे के पास भी नहीं जा पाओगे और एक दूसरे को छू भी नहीं पाओगे। आखिर कैसे मैं अपने सेनापति जी तक पहुंचूं, ताकि मेरे सेनापति जी मुझे पहचान सके। सेनापति जी! सेनापति जी! चली गई। कौन चली गई कुमार? वो लड़की जो मुझसे बात कर रही थी, मुझे बुला रही थी, वहीं पर तो थी। अभी अचानक से गायब हो गई। तो जाने दो ना। देखो, मैं तो हूं ना यहाँ। वो बस तुम्हारा वहम था कुमार। मेरा वहम? मेरा वहम? नहीं 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 नहीं, मैंने साफ देखा था उसे। वो पानी में ही थी, मुझसे बात भी कर रही थी। कुमार! अचानक पता नहीं कहाँ चली गई। कुमार, कुमार देखिए, आप अभी भी थके हुए हैं, परेशान हैं। आप कुछ देर यहाँ आराम कीजिए। हम लोग तब तक कुछ काम करके आते हैं। आपके लिए नए कपड़े भिजवा रही हूँ, ठीक है?
कहाँ गई वो लड़की? कहाँ खो गई? मुझे वो पहचानती है, लेकिन मैं उसे क्यों नहीं पहचान पाया? सेनापति जी, मुझे पहचान नहीं पाए। मेरा नाम भी याद नहीं कर पाए। ऐसा क्यों किया सेनापति जी ने? क्यों किया? क्यों किया ऐसा? तेरे सेनापति जी तुझे भूल गए हैं पारुल। कैसे भूल गए वो मुझे? इतने दिनों के इतने किस्से, और वो सब भूल गए। उसकी याददाश्त चली गई है। उसे सिंधु ओस देकर सब भुला दिया गया है। उन जल परियों ने सब भुलाकर उसे अपने पास बंदी बनाकर रख लिया है। आने वाली पूर्णिमा में वो उसका खून पिएंगी। नीला, कुमार की हालत मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है। कहीं कुमार के सर में कुछ हो तो नहीं गया है? सुन नीला, तू ज्यादा वक्त गवाए बिना आज रात को ही शादी कर ले। यही सही रहेगा। सुन, तुम लोग और देर मत करो, जल्दी सारी तैयारियां कर लेना। अब और वक्त नहीं गंवाना है हमें। ये लड़कियां कुछ भी कहें, मुझे पता है वो वहीं पर थी, लेकिन कौन थी वो? आप मुझे सुन पा रहे? मैं अगर बस एक बार सेनापति महाराज तक पहुंच पाती तो मैं जरूर उन्हें सब कुछ याद दिला देती, लेकिन मैं तो सेनापति जी तक पहुंच ही नहीं पाई। तुझे तो मैंने पहले ही कहा था, तुम लोग एक दूसरे को देख तो पाओगे, सुन पाओगे, लेकिन छू नहीं पाओगे, कभी नहीं छू पाओगे। चल, अब और देर मत कर। रात को ही पानी में कूद जाना, बहुत संभल के जाना। याद रखना, जहाँ जा रही है वहाँ हर कदम कदम पर चुनौतियों का सामना करना होगा। आंखें और कान खुले रखना हमेशा। नीलकंठ मोती लेकर मैं जरूर लौट आऊंगी पूर्णिमा से पहले। उसके बाद उन जल परियों से बचाकर लाऊंगी अपने सेनापति जी को। अब मैं यहाँ से चलती हूँ। विजयी होकर लौटना, मैं तेरा इंतजार करूंगी। जीत कर तो मुझे आना ही होगा। सेनापति जी को उन जल परियों के पास ज्यादा दिन तक नहीं रहने दे सकती मैं। जल्द ही लौटना होगा मुझे। हे समुद्र देवता, आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने काम में सफल हो सकूं। जो कह रही हूँ वही कर मल्लिका।
तेरा जादू वापस ले ले। मत भूल कि माया भी सूर्यनगर की रानी है, उसकी भी एक मर्यादा है। गलती हो गई माता। गुस्से का शिकार होकर मैंने माया को इतनी कड़ी शिक्षा दी। माया को ऐसी शिक्षा देने के बाद मैं भी मन ही मन दुखी हूँ। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है माता, किंतु माया ने मेरी कोई भी बात नहीं मानी, इसीलिए तो मैंने अच्छा, जो होना था वो तो हो गया। अब तू उसे अपने असली रूप में लौटा दे, ये मेरा आदेश है। मैं उसे अभी के अभी उसके मूल रूप में बदल देती हूँ माता। उसे इस हाल में देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे क्षमा कर दो महारानी, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे। क्षमा तो मैं तुम्हें कर दूंगी, लेकिन एक शर्त है। तुझे सागर रानी के देश में जाना होगा और चंपा फूल को पारुल की पहुंच से बचाना होगा। पारुल किसी भी कीमत पर उस चंपा फूल को लेकर वापस ना आ पाए, उसका बंदोबस्त करना होगा। नहीं महारानी, ये काम मुझसे नहीं होगा। आप मुझे कुछ और करने को भी बोलो तो मैं तैयार हूँ, लेकिन ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं कर पाऊंगी महारानी, कभी नहीं। एक दिन की मोहलत देती हूँ, अच्छे से सोच ले। अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी या मेरी बात नहीं मानी तो उसका फल तुझे चुकाना ही होगा। अच्छे से सोच ले। चलिए माता। नहीं, असंभव। ये काम मैं नहीं कर सकती, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं कर सकती मैं ये काम। अरे बाप रे, ये कैसी प्राणी है, कितनी डरावनी है। इसे पहले तो कभी नहीं देखा। ये समंदर में आई है कैसे? जरूर ये लोग मुझे देखकर डर गए होंगे। इंसानों ये समझ नहीं पा रहे हैं, इनका ये डर भगाना होगा। डरो मत दोस्तों, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मेरा नाम है पारुल। अरे बाप रे, ये तो हमारी भाषा में भी बात कर सकती है। चलो देखिए जरा। ये तो इंसान है। हाँ सच में, ये तो इंसान ही है। लेकिन इंसान पानी के अंदर कैसे तैर रही है, सांस कैसे ले रही है ना? ये जरूर कोई मायावी लड़की है, जादू जानती है। सावधान। नहीं, मैं कोई मायावी लड़की नहीं हूँ। यकीन मानो, प्रकृति माँ की बेटी पद्मावती मेरी माँ है। पद्मावती की बेटी है तू? पद्मावती की बहुत कहानियां सुनी है मैंने, अपनी दादी से बहुत कहानियां सुनी है सच में। लेकिन तू इस पश्चिमी समंदर में आई क्यों है? हाँ, तेरे पास तो 2 पैर हैं और तुझे तो प्रकृति माँ ने बनाया है जमीन पर रहने के लिए। हाँ, समंदर में तू क्या कर रही है? तुम्हारी दुनिया देखने आई हूँ। सुना है गहरे समंदर में स्वर्ण केसरी सागर घोड़ा रहता है। मुझे उसे एक बार देखने का बहुत मन है। तुम लोग बता सकते हो वो कहाँ रहता है? स्वर्ण केसरी सागर घोड़ा। अरे बाप रे। क्या बोल रही हो तुम?
स्वर्ण केसरी सागर घोड़े को देखने जाओगी और तुम उस वजह से इस पश्चिमी समंदर में आई हो? तुम्हारे शौक भी नायाब हैं। हम सारा समय समंदर में घूमते फिरते रहते हैं, पर फिर भी पानी में रहने वाले होने के बावजूद हमने कभी उसे नहीं देखा, बल्कि देखने की हिम्मत भी नहीं की कभी। हाँ, पिताजी और दादाजी से भयानक स्वर्ण केसरी सागर घोड़े की कहानियाँ ही सुनी है सिर्फ। स्वर्ण केसरी सागर घोड़ा समंदर का सबसे खतरनाक प्राणी है। हाँ, अपनी मायावी शक्ति से वो दिन को रात और रात को दिन कर सकता है। बहुत अत्याचारी और लालची है वो। जहाँ वो रहता है उसके आसपास उसने एक दायरा बना रखा है। सिर्फ स्वर्ण केसरी की पहरेदारी कर रहे सागर घोड़े के अलावा कोई और अंदर नहीं जा सकता। हाँ। अगर तुम उसके दायरे के अंदर घुसी तो समझो मरी। समझ गई, लेकिन क्या करूं बताओ? मुझे तो उस इलाके में एक बार जाना ही होगा। क्यों जाना ही होगा? ऐसा क्यों? क्या जरूरत है खामखा अपनी जिंदगी गंवाने की? तुम पद्मा माँ की बेटी हो, इसलिए तो तुम्हें इतना बता रहे हैं। यूँ जिद मत करो। जिद नहीं, मेरी प्रतिज्ञा है। मैंने अपने आप से वादा किया है, चाहे कितनी भी बाधा हो, कितनी भी मुसीबतें हो, मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। हर बार यही होता है। इंसानों को बेवकूफ बनाने के लिए हमें ये शादियों का नाटक करना ही पड़ता है। लेकिन क्या मतलब है इसका? मतलब दो लोग इस तरह बंद कर पूरी जिंदगी साथ गुजार सकते हैं? मेरी तो ये सब समझ में ही नहीं आता। हे प्रभु, सच इंसान सारे बेवकूफ होते हैं। छोड़ो ये सब, इंसानों की बातें इंसान ही जाने। अब बस जल्दी से पूर्णिमा की रात आ जाए और हमारा काम बन जाए। लगता है अब पूर्णिमा ज्यादा दूर नहीं है। इस आधे चांद में ही इतनी रोशनी है। पता नहीं पूर्णिमा के दिन ये चांद और कितना सुंदर दिखेगा। सच में बहुत ही सुंदर है ये टापू, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा। ये मदमस्त खुशबू कहाँ से आ रही है? ये खुशबू तो हवा में फैल गई है। देखूं तो जरा। और एक बार जो मैंने ठान ली है तो मुझे जाना ही होगा। इस लड़की में साहस तो है। साहस नहीं, बेवकूफ़ी। खैर, जब तुमने ठान ही लिया है अपनी मौत को न्योता देने का, तो अब हमारे बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। लेकिन वहाँ जाने से पहले एक बार हमारी रानी माँ से मिल लो, उनका उपदेश ले लो तुम। इससे तुम्हारा भला ही होगा। ये तो तुमने बहुत सही कहा। चलो, मुझे उनके पास ले चलो। उनके राज्य से होते हुए जा रही हूँ, एक बार उनका आशीर्वाद न लूं, ऐसा हो सकता है? लेकिन संभल कर, रानी माँ बहुत गुस्से वाली हैं, बहुत चिड़चिड़ी हैं। कब भड़क जाए, कब खुश हो जाए, कोई भरोसा नहीं। अगर भड़क गई तो फिर तो बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। ऐसा है क्या? अच्छा, वो सब बाद में देख लेंगे। वो मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगी। चलो। आओ। हाँ, यही तो। इसी फूल की खुशबू फैल गई है चारों ओर। अगर इस बारे में रानी उर्मिमाला को पता चल गया तो तब तो वो यहाँ पर किसी भी वक्त आ जाएंगी।
और वो मुक्ता, अगर उसने सब बता दिया ना, तब तो हम गए काम से। इतना डरने की जरूरत नहीं है। रानी को कोई भी मर्द मिल जाए तो उन्हें चलेगा। पर ये कैसा फूल है? जितनी अच्छी इसकी खुशबू है उतना ही अच्छा इसका रंग है। मैंने पहले कभी ऐसा फूल देखा हो ऐसा याद तो नहीं आ रहा। यहाँ तक कि इस टापू पे आने के बाद भी इसकी खुशबू नहीं मिली। जाने दो, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए नीला। रानी आ जाए इससे पहले तू शादी कर ही ले। चलो चलते हैं। वो तो बस एक ही शर्त पर टिकी है, मुझे सागर देश में जाना होगा और पद्मावती की बेटी से चंपा के फूल की रक्षा करनी होगी। क्या करूं मैं प्रभु, क्या करूं मैं? आखिर कैसे मैं महाराज को आजाद कराऊं? रानी माँ, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। हाँ, सुबह से तो आपने कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा खा लीजिए। ये खाना तो ले जा प्रीति, मुझे कुछ भी नहीं खाना। ऐसे कैसे चलेगा रानी माँ? अगर कुछ नहीं खाया तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। महाराज बिना खाए बैठे हैं। सुबह से एक निवाला भी नहीं गया उनके पेट में। मैं कैसे खा सकती हूँ प्रीति? मेरे महाराज ने कुछ भी नहीं खाया है तो मैं कैसे खा सकती हूँ? बहुत अच्छी है इसकी खुशबू। सारे शरीर में जैसे नशा सा हो रहा है। ऐसा लग रहा है बार बार इसे सूंघता ही रहूं। यही है हमारे द्वीप की रानी माँ का ठिकाना। आओ अंदर आओ। रानी माँ, मुझे लगता है कि बड़ी रानी जो चाहती हैं वो आप मान लीजिए। एक बार आप भी अपने मायके हो आइए, अच्छा है ना? वैसे भी सारी लड़कियाँ मायके जाने के नाम से खुश हो जाती हैं और ना जाने को मिले तो दुखी हो जाती हैं। लेकिन आप वहाँ जाने से क्यों डर रही हैं? डर? नहीं रे, डर किस बात का? मैं भी तो अपने मायके जाना चाहती हूँ। अपनी छोड़ी हुई जन्मभूमि में, अपने लोगों के बीच कौन सी लड़की नहीं जाना चाहेगी बता? और उसके अलावा वहीं पर तो है मेरे नैनों का तारा, मेरी जान से भी प्यारी मेरी मुक्ता। लेकिन महारानी मुझे जो पाप करने को बोल रही है, वो पाप करने के लिए मेरा मन कतई नहीं मान रहा, कतई नहीं। इतना मत सोच मल्लिका। तेरे पास अभी भी एक चाल बाकी है। अब वो आखिरी चाल चल, बस काम हो जाएगा।
कुमार, ये फूल क्या हमारी सखी नीलाक्षी के लिए है? वाह, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा दिख रहा है। अरे वाह, बड़ी किस्मत वाली है हमारी सखी नीलाक्षी। चलो नीला, अब वो माला पहना दो अपने प्रिय स्वामी को। रहने दो ना, रहने दो, इसकी क्या जरूरत है? अरे ऐसे कैसे? आज तो तुम्हारी और हमारी सखी नीलाक्षी की शादी है और शादी का पहला कदम ही होता है माला पहनाना। तो फिर आज से तुम्हारा और हमारी सखी नीलाक्षी का दिल एक ही धागे से जुड़ गया है। मुझे तो देखते ही भड़क गई रानी माँ। अब क्या करूंगी मैं? क्या हुआ? कोई जवाब नहीं दिया। कौन है तू? जरा आना यहाँ। जाओ जाओ, पास जाओ। नहीं नहीं नहीं, डरने से नहीं चलेगा। चुप रही तो और भड़क जाएगी रानी माँ। रानी को खुश करना होगा। प्रणाम रानी माँ। सब कुछ ठीक है ना? नौटंकी करती है। कौन है ये कौन सा नया नमूना उठाकर लेकर आए हो? देखो तो 2 पैरों वाली लग रही है। ये इंसान की बेटी है। रानी पद्मावती इसकी माँ है। पद्मावती, क्या बात कर रहे हो? जरा खुलकर तो बताओ। मतलब प्रकृति माँ की बेटी है पद्मावती, ये उनकी बेटी है। इसका नाम है पारुल। ओह अच्छा, ये बात है। देखूं भला, दरअसल उम्र हो गई है ना, तो कुछ भी याद नहीं रहता अब। ये बात तो पहले ही अच्छे से बतानी चाहिए थी ना। और बताकर भी क्या होता, मैं इसका स्वागत करूं भी तो कैसे? एक अरसे से बिल्कुल भारी भरकम हो गई हूँ मैं। आजकल तो मैं हिल डुल भी नहीं पाती हूँ। इन सब से कितनी बार कहा, बच्चों माँ के ऊपर जमी सारी काई साफ कर दो, लेकिन इनकी भी क्या गलती है? आखिर ये भी क्या करेंगे? इनके पास इंसानों की तरह एक जोड़ी हाथ नहीं है ना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए रानी माँ, ये तो बहुत छोटा सा काम है। मैं अभी अपने हाथों से आप पर जमी काई हटाकर आपको बिल्कुल चकाचक चमका दूंगी। क्या हुआ सखी? जल्दी से माला पहना दे, समय बीता जा रहा है। जल रहा है। अच्छा हुआ तू आ गई। शायद प्रकृति माँ ने ही तुझे भेजा है। ये तो बड़ी आफत हो गई। कुछ दिख भी तो नहीं रहा है टोचनी। सर्वनाश! क्या हुआ नीला? कुछ पता चला? कुमार के हाथ पे मधुमक्खी ने डंक मारा है। क्या?
क्या रानी माँ? अरे वाह, बूढ़ी रानी माँ तो पहचान में ही नहीं आ रही है। जुग जुग जियो बेटी, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाए। तेरी माँ को मेरा नमस्ते कहना बेटी। कितने पुण्य किए होंगे जो तेरे जैसी गुणी दयालु बेटी मिली है। इंसान तो केवल पानी में जाल डालकर हमें पकड़ने की इच्छा रखते हैं, लेकिन तू बिल्कुल अलग इंसान है। इसीलिए तो प्रकृति माँ का आशीर्वाद है तुझ पर। ये क्या कह रही है नीला? मधुमक्खी का डंक तो कोई आम डंक नहीं है। ये आम मधुमक्खी नहीं है। ये विष निकलने में तो महीनों या सालों का वक्त लग जाएगा। लेकिन नीला, पूर्णिमा में तो कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तब तक अगर कुमार ठीक नहीं हुए तो? अब हम क्या कर सकते हैं? अगर ये स्वस्थ हालत में ना रहे तो इसके खून से हमारी आयु नहीं बढ़ेगी। हमारी आयु बढ़ने के लिए तो पूरी तरह स्वस्थ इंसान की जरूरत है। वो रहे वो लोग, लेकिन वो इंसान कहाँ गया? अच्छा बेटी, पश्चिमी समंदर में तू आई किस लिए है? क्या कोई काम है तुझे यहाँ? ये लड़की जानबूझकर मुसीबत मोल लेने चली है। हाँ, ये स्वर्ण केसरी सागर घोड़े के इलाके में जाकर उसे देखना चाहती है। इसने शपथ ली है। हम सब तो मना कर रहे हैं, पर ये मान ही नहीं रही है। ये क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, इतनी मूर्खता ठीक नहीं है बेटी। स्वर्ण केसरी सागर घोड़े को देखने जाना कोई साधारण बात नहीं है। हाँ हाँ, हम सबने यही समझाया, लेकिन ये सुने तो ना। पद्मावती की बेटी है, अगर शपथ ली है तो उसके पीछे कोई मकसद तो होगा जरूर। इतना समझ में तो मुझे आ गया है, लेकिन बहुत बड़ी मुश्किल मोल लेने जा रही है तू। बस इसी बात की चिंता है। क्या कर सकते हैं बता? संभल कर रहना। हम तेरी कोई खास मदद तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं तुझे एक चीज दे रही हूँ, अपने पास रख ले। शायद बाद में तेरे काम आ जाए। कौन सी चीज रानी माँ?